हम स्टार्ट करते हैं विद द एग्जांपल ऑफ परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन इन अवर रियल लाइफ। अगर मान लीजिए आपके स्कूल कॉलेज में कोई फंक्शन है, उसके अंदर 15 बॉयज और 10 गर्ल्स ड्रामा के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं और उसमें से भी टीचर्स 3 गर्ल्स एंड 3 बॉयज को सिलेक्ट करेंगे, 3 बॉयज एंड गर्ल्स को सिलेक्ट करेंगे, जिसमें से 3 बॉयज होंगे और 3 ही गर्ल्स होंगी। अब अगर यहाँ पर हमें कैरेक्टर मेंशन करते कि यहाँ पर रामायण का प्ले कर रहे हैं, उस केस के अंदर हमारे पास अरेंजमेंट इंपॉर्टेंट होती, तो हमें हमारे पास लगता परम्यूटेशन। लेकिन यहाँ पर कैरेक्टर मेंशन नहीं किया है इन्होंने, सिर्फ सिलेक्ट करने हैं इन्होंने 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स, तो इस केस के अंदर हमारा कॉम्बिनेशन लगेगा। तो 15 बॉयज है जिसमें से टीचर ने सिलेक्ट करने हैं 3 बॉयज, तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला लग जाएगा 15C3 और विच इज इक्वल्स टू 15 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 15 माइनस 3 दैट इज 12 फैक्टोरियल। नेक्स्ट केस अब ले लेते हैं गर्ल्स का। तो ये तो हमने सिलेक्ट किए हैं बॉयज, अब केस ले लेते हैं गर्ल्स का। तो अब गर्ल्स सिलेक्ट करनी है टीचर ने और सेम वही है, 3 गर्ल्स सिलेक्ट करनी है आउट ऑफ 10 गर्ल्स। सो 10 हमारे पास हो गया एन, सी आर है हमारे पास कितनी सिलेक्ट करनी है 3, सो दिस इज इक्वल टू 10 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर दैट इज 10 माइनस 3 7 फैक्टोरियल। 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स, अब इन्होंने बोला है 3 बॉयज सिलेक्ट किए हैं एंड 3 गर्ल्स सिलेक्ट किए हैं। अब बीच में आ गया एंड का मतलब होता है हमारा मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों को। तो 15C3 मल्टीप्लाइड बाय 10C3, इसको सॉल्व करने पर जो भी आएगा विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब इसमें कहा गया है सेकंड एग्जांपल में, इफ अ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन साइमल्टेनियसली, यानी कि इफ अ पेयर ऑफ डाइस थ्रो किया जाए साइमल्टेनियसली, तो कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ फेसेस फॉलिंग अप इज 10, यानी कि दोनों के ऊपर जो नंबर्स आएंगे उनका सम जो होगा वो 10 के इक्वल होगा। तो फिर से हम ये अपना पुराना वाला टेबल ले लेंगे। सो ये टेबल इंपॉर्टेंट है, अगर आपको 2 डाइस फेंक कर और उसका सम पूछ लिया जाए तो ये टेबल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको ज्यादातर 2 डाइस वाले क्वेश्चन ही आते हैं न्यूमेरिकल्स में। सो इस आपको ये टेबल याद कर लीजिए। तो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि इनका जो सम है वो इक्वल टू होना चाहिए 10। सो 10 हमारा कौन सा डाइस सम अप होके बनाता है, 4 6 हमारा 10 बनाता है और इसके डायगोनली चलते जाएंगे, 5 5 हमारा 10 बनाता है और 6 4 हमारा 10 बनाता है। तो यानी कि हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज है जिसके अंदर हमारे पास जो सम है डाइस का वो 10 आ रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास प्रोबेबिलिटी हो जाएगी सम ऑफ फेसेस फॉलिंग अप इज 10 की 3 चांसेस हैं हमारे 10 आने के अपॉन 36। अगर हम इसे 3 के टेबल पे काटेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 और यहाँ पर आ जाएगा 12, सो विच इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 12। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, शो दैट PNN इक्वल्स टू n फैक्टोरियल एंड CNN इक्वल्स टू 1। तो PNN ये किसका फॉर्मूला है, ये परम्यूटेशन है। सो परम्यूटेशन हम कैसे लिखते हैं, NPR, R की जगह हमें N दिया हुआ तो यहाँ पर हम N लिखेंगे और NPN इक्वल्स टू है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। सो r की जगह भी हमारे पास n है तो n लेंगे फैक्टोरियल और इसके अंदर भी विच इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल और n माइनस n इज 0 फैक्टोरियल और 0 फैक्टोरियल हमेशा हमारे पास 1 होता है। सो विच इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल। सो ये हमारा प्रूव हो गया, PNN हमारा हो गया n फैक्टोरियल के इक्वल। अब नेक्स्ट देखिए, इन्होंने बोला है कि CNN इक्वल्स टू 1। अब CNN ये कॉम्बिनेशन आ गया, NCR होता है और R की जगह हमें दिया हुआ है N इक्वल्स टू, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, N फैक्टोरियल अपॉन R फैक्टोरियल, R फैक्टोरियल हमारे पास है 1 इंटू N माइनस R फैक्टोरियल और N माइनस R है हमारे पास N फैक्टोरियल।
और हमें पता है n माइनस n 0 फैक्टोरियल इक्वल होता है 1 के, सो विच इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल, और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा CNN इक्वल्स टू 1। ये हमने प्रूव कर दिया। नेक्स्ट है हमारे पास प्रूव करना है इस बार कि PNR इक्वल्स टू R फैक्टोरियल इंटू CNR। अब परम्यूटेशन हमारे पास होती है NPR which is equals to n factorial upon n minus r factorial and और NCR इक्वल होता है हमारे पास n factorial upon r factorial into n minus r factorial। सो अब हम इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं। सो डिवाइड करने पर हमारे पास परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन को डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा PNR अपॉन CNR इक्वल्स टू, अब यहाँ पर n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू CNR। तो अब यहाँ पर ये वैल्यू लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा n फैक्टोरियल नीचे r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। सो n माइनस r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल कैंसल, n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसल, हमारे पास बच गया r फैक्टोरियल और PNR। अब ये CNR मेरा डिवाइड में पड़ा है, मैं इसे मल्टीप्लाई कर दूंगी विच इज इक्वल्स टू r फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय CNR। हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ इक्वल ए प्रायोरी प्रोबेबिलिटी। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल और यू कैन से द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। सो प्रिंसिपल ऑफ इक्वल ए प्रायोरी प्रोबेबिलिटी, आपको पता है प्रायोरी प्रोबेबिलिटी इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ केसेस फेवरेबल टू द इवेंट टू द टोटल नंबर ऑफ इक्वली लाइकली केसेस। तो यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ इक्वल ए प्रायोरी प्रोबेबिलिटी के अंदर क्या होता है आपको पहले से ही पता। अगर मैं एक कॉइन टॉस करूं, अब उसके ऊपर हेड आने के चांसेस भी हाफ हैं और टेल आने के चांसेस भी हाफ हैं। तो यहाँ पर मुझे पहले से ही पता है कि कॉइन टॉस करने के हेड और टेल आने के 50-50% चांसेस हैं। तो प्रायोरी टू द प्रोबेबिलिटी यानी कि आप जब इवेंट को परफॉर्म करते हैं तो आपको पहले से ही उसकी प्रोबेबिलिटी का पता होता है। ये वही प्रिंसिपल है। दिस प्रिंसिपल ऑफ अज्यूमिंग इक्वल प्रोबेबिलिटीज फॉर लाइक इवेंट्स इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ इक्वल प्रायोरी प्रोबेबिलिटी। यानी कि आपके दोनों इवेंट्स का आपको पहले से ही पता है कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। सो वो जो हमारा प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का तरीका है उसे हम प्रिंसिपल ऑफ इक्वल ए प्रायोरी प्रोबेबिलिटी का नाम दे देते हैं। इसके अंदर दो कंडीशंस लगती हैं। जब ये दो कंडीशंस आपके पास होती हैं तभी ये प्रिंसिपल अप्लाई होता है। पहले तो ये कि इवेंट्स शुड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, यानी कि आपके इवेंट्स जो हैं वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने चाहिए। मतलब एक प्रेजेंट होगा तो दूसरा एब्सेंट होगा, अगर दूसरा प्रेजेंट होगा तो पहला एब्सेंट होगा। और सेकंड इसके अंदर कंडीशन है इवेंट्स शुड बी इक्वली लाइकली। इवेंट्स आपके पास इक्वली लाइकली होने चाहिए। मतलब कि आपने एक कॉइन को टॉस किया, तो आपने जब एक कॉइन को टॉस किया तो उसके अंदर एक हेड होगा और एक टेल होगा। अगर मान लीजिए आपने कोई इस तरीके का कॉइन लिया है जो ट्रायंगल शेप के अंदर है और ट्रायंगल शेप के अंदर उसके पास दो हेड्स हैं और एक टेल है, सो इस केस के अंदर आपके पास प्रिंसिपल ऑफ इक्वल ए प्रायोरी प्रोबेबिलिटी का यूज नहीं होगा। Now move on to the topic distribution of four distinguishable particles in two compartments of equal size। आपके पास मान लीजिए दो कंपार्टमेंट हैं इक्वल साइज के और दोनों साथ साथ रखे हुए हैं, कुछ इस तरीके से हैं। ये आपका पहला कंपार्टमेंट है और ये आपका दूसरा कंपार्टमेंट है। अब आपको चार बॉल्स दे दिए जाएं और चारों ही डिस्टिंग्विशेबल हो, मतलब कि आप उन्हें पहचान सकते हो। एक रेड कलर की है, एक ब्लैक कलर की है, एक ब्लू कलर की है और एक व्हाइट कलर की है। सो इसके अंदर आपको फोर बॉल्स का डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो वही जो बॉल है वो पहले बॉक्स में भी जा सकती है, दूसरे बॉक्स में भी जा सकती है, बाहर भी जा सकती हैं। लेकिन यहाँ पर हम अजम्पशंस लेकर चलते हैं कि पार्टिकल मस्ट गो इन वन ऑफ द कंपार्टमेंट,
यानी कि जैसे कि मैंने बॉल का केस लिया है, तो बॉल जो है वो एक कंपार्टमेंट में तो जाएगी ही जाएगी, बाहर तो उसने जाना ही नहीं है। सेकंड एजम्पशन लेके चलेंगे कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स मस्ट बी 4। जब हम पार्टिकल्स 4 लेकर चल रहे हैं तो हमारे पास पार्टिकल्स 4 ही रहेंगे, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो होंगे वो 4 ही रहेंगे। अब 4 कैसे रहेंगे? मान लीजिए मैंने एक कंपार्टमेंट के अंदर बॉल थ्रो की और मान लीजिए वो सेकंड कंपार्टमेंट में जाकर गिरी और सेकंड कंपार्टमेंट में पहले से ही 2 बॉल्स थी, तो भाई यहाँ पर तो काउंटिंग गलत हो गई। मेरे पास तो 4 बॉल्स थी लेकिन वहां पर 2 एक्स्ट्रा थी, तो वहां पर कितनी हो गई हमारे पास? 7 बॉल्स हो गई टोटल सम ऑफ द बॉल्स। यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो मस्ट बी 4 ही रहेंगे। थर्ड हमारे पास अजम्पशन है कि फॉलोज प्रिंसिपल ऑफ इक्वल ए प्रायोरी प्रोबेबिलिटी, कि ये इक्वल ए प्रायोरी प्रोबेबिलिटी के प्रिंसिपल को फॉलो करेगी। अब मान लीजिए कि मेरे पास 2 कंपार्टमेंट हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि पहले बॉक्स के अंदर मेरे पास चारों बॉल्स चली जाएं और दूसरे वाले में एक भी ना जाए, या फिर पहले वाले में मेरे पास 3 बॉल्स आ जाएं और सेकंड कंपार्टमेंट में मेरे पास 1 बॉल आ जाए, या ऐसे भी हो सकता है कि पहले और दूसरे कंपार्टमेंट में 2-2 बॉल्स आ जाएं, और या फिर पहले कंपार्टमेंट में 1 बॉल और दूसरे कंपार्टमेंट में 3 बॉल्स आ जाएं, या फिर पहले कंपार्टमेंट में 0 बॉल्स और दूसरे कंपार्टमेंट में 4 बॉल्स आ जाएं। अब देखिए यहाँ पर ये हो गया मेरे पास 4-0 पहले केस में, फिर मेरे पास हो गया 3-1, फिर मेरे पास हो गया 2-2 और फिर हो गया 1-3 और फिर हो गया 0-4। ये जो मेरे पास 5 मैंने ये कंक्लूजन्स निकाले हैं कि 4 बॉल्स का किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है कंपार्टमेंट्स के अंदर, सो इसे हम कहेंगे मैक्रोस्टेट्स। सो ये कंपार्टमेंट की मैक्रोस्टेट्स हैं। सो यहां पर मेरे पास 4 पार्टिकल्स की 5 मैक्रोस्टेट्स बन रही हैं। द स्पेसिफिकेशन ऑफ द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन ईच कंपार्टमेंट इज नोन एज द मैक्रोस्टेट। तो ये हमें स्पेसिफाई करता है कि किस कंपार्टमेंट में कि दोनों कंपार्टमेंट में किस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। सो ये हमारा मैक्रोस्टेट आ जाता है। 4 पार्टिकल्स के हमारे पास 5 मैक्रोस्टेट्स बने हैं। अगर यही मैं बात करूं कि मेरे पास n पार्टिकल्स हैं, तो मेरे पास मैक्रोस्टेट किस तरीके से बनेंगे? तो मेरे पास कितने मैक्रोस्टेट्स बनेंगे? अगर मेरे पास 4 पार्टिकल्स के 5 मैक्रोस्टेट्स बन रहे हैं तो मेरे पास n पार्टिकल्स के n+1 मैक्रोस्टेट्स बनेंगे। और वो किस तरीके से बनेंगे? n0, n-1 1, फिर मेरे पास बनेगा n-2 2, फिर बनेगा n-3 3 और एंड सो ऑन 0n बनेगा। 0n तक मेरे पास मैक्रोस्टेट बनेंगी। अब इसके बाद में क्या होता है, अगर हमें जानना है कि कौन से वो पार्टिकल्स हैं या कौन सी वो बॉल्स हैं जो फर्स्ट कंपार्टमेंट में गई और सेकंड कंपार्टमेंट में गई। जैसे यहाँ पर फर्स्ट कंपार्टमेंट में मेरे पास 3 बॉल्स गई और सेकंड कंपार्टमेंट में मेरे पास 1 बॉल गई, तो वो कौन सी कलर की बॉल्स थी जो फर्स्ट कंपार्टमेंट में गई हैं और वो कौन सी कलर की बॉल है जो सेकंड कंपार्टमेंट में गई है। सो वो इससे हमारा नेक्स्ट स्टेप है जिसे हम माइक्रोस्टेट कहते हैं। अब माइक्रोस्टेट क्या होते हैं? ईच मैक्रोस्टेट कैन हैव अ नंबर ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट्स ऑफ पार्टिकल। ईच डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट इज नोन एज माइक्रोस्टेट ऑफ द सिस्टम। अब देखिए मैक्रोस्टेट और माइक्रोस्टेट में कंफ्यूज मत होइएगा कि आपको माइक्रोस्टेट आप लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल की स्टडी करते थे और माइक्रोस्टेट के अंदर आप स्मॉल नंबर ऑफ पार्टिकल्स की स्टडी करते थे। वो होता था आपके पास मैक्रोस्टेट सिस्टम और माइक्रोस्टेट सिस्टम, तो वो सिस्टम होते थे। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मैक्रोस्टेट और माइक्रोस्टेट की। मैक्रोस्टेट्स जो है ये हमारे कंपार्टमेंट के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन को बताता है और माइक्रोस्टेट मैक्रोस्टेट के अंदर हो रहे डिस्ट्रीब्यूशन को बताता है। जिस तरीके से अगर मान लीजिए मेरे पास 4 पार्टिकल्स हैं A, B, C और D। अब मेरे पास पहला मैक्रोस्टेट है कि पहले वाले कंपार्टमेंट में मेरे पास 4 पार्टिकल्स हों और सेकंड कंपार्टमेंट में मेरे पास 0 पार्टिकल्स हैं। लेकिन वो 4 पार्टिकल कौन कौन से हैं? ये जो हमने A, B, C, D लिए हैं
ये 4 पार्टिकल्स हैं। अगर मान लीजिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स फर्स्ट कंपार्टमेंट के अंदर 3 है और सेकंड कंपार्टमेंट के अंदर 1 है, तो वो कौन से पार्टिकल हैं जो फर्स्ट कंपार्टमेंट में गए हैं 3? वो ABC भी हो सकते हैं, BCD भी हो सकते हैं, ACD भी हो सकते हैं। तो इसे हम एक टेबल से समझते हैं। यहाँ पर मैंने लिए हैं मैक्रोस्टेट और माइक्रोस्टेट इन फर्स्ट कंपार्टमेंट और सेकंड कंपार्टमेंट और थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी। सबसे पहले तो देख लीजिए आपके पास थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी क्या होती है। द नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स इन द गिवन मैक्रोस्टेट इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी और थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी ऑफ द मैक्रोस्टेट। जितने नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट हैं उस मैक्रोस्टेट के अंदर, उसे हम कहेंगे थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी। अगर हम इस चार्ट के अंदर देखें तो हमने लिया है मैक्रोस्टेट, और मैक्रोस्टेट हमारे पास 4 पार्टिकल्स के बने हैं 5, और माइक्रोस्टेट कितने बन सकते हैं फर्स्ट कंपार्टमेंट और सेकंड कंपार्टमेंट में देखते हैं। अगर मान लीजिए मेरे पास मैक्रोस्टेट है 40, यानी कि फर्स्ट कंपार्टमेंट में मेरे पास 4 पार्टिकल है और सेकंड कंपार्टमेंट में 0 पार्टिकल है, और वो जो मैंने पार्टिकल लिए हैं वो है ABCD। तो मेरे पास फर्स्ट कंपार्टमेंट में चारों के चारों आ जाएंगे और सेकंड कंपार्टमेंट में मेरे पास एक भी पार्टिकल नहीं आएगा। और थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी क्या है? नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट इन द गिवन मैक्रोस्टेट। यहाँ पर नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट कितने हैं? यहाँ पर 1 माइक्रोस्टेट हमारे पास बना है। थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी हमारे पास हो जाएगी 1। नेक्स्ट केस में देखते हैं 3, 1 है, तो हमारे पास ABC फर्स्ट कंपार्टमेंट में रह सकता है, सेकंड कंपार्टमेंट में D, BCD हमारे पास यहाँ रह सकता है और A यहाँ पर रह सकता है। CDA हमारे पास इस कंपार्टमेंट में रहेगा और B इस कंपार्टमेंट में, DAB इस कंपार्टमेंट में रह सकते हैं और C इस कंपार्टमेंट में। तो टोटल हमारे पास कितने नंबर ऑफ वेज बन रहे हैं? ये 4 वेज बन रहे हैं। हम 4 पार्टिकल्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं और इसी को हम थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी कहेंगे 4। नेक्स्ट केस है 2, 2 का। AB हो सकता है और यहाँ पर CD, BC, DA, फिर CD यहाँ पर हो सकता है और AB यहाँ पर हो सकता है, DA यहाँ पर हो सकता है और BC यहाँ पर हो सकता है, फिर BD यहाँ पर हो सकता है और AC यहाँ पर हो सकता है, और AC फिर फर्स्ट कंपार्टमेंट में रह सकता है और BD सेकंड कंपार्टमेंट में। यहाँ पर हमारे पास टोटल थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी बन जाएगी 6। और नेक्स्ट हमारे पास केस आ जाता है 1, 3 का। सेम है, जो हमने 3, 1 में लिया था वो जो हमने 3, 1 के अंदर लिया था, अब सेकंड कंपार्टमेंट वाली सारी की सारी टर्म्स फर्स्ट कंपार्टमेंट में आ जाएगी और फर्स्ट कंपार्टमेंट वाली सारी टर्म्स सेकंड कंपार्टमेंट में आ जाएगी, और टोटल हमारे पास थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी बन जाएगा 4। और नेक्स्ट अब देखिए 0, 4 का केस है, तो यानी कि फर्स्ट कंपार्टमेंट के अंदर एक भी पार्टिकल नहीं होगा और सेकंड कंपार्टमेंट के अंदर हमारे पास चारों के चारों पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे। यहाँ पर हमारे पास थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी आ जाती है 1।